हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कराऊंगी, मैं लेकर आ गई हूँ। ठीक है, ये वो सारे कॉन्सेप्ट से हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने कवर किया और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कवर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द कंसिडरेशन ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट इन अ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, हाउ कैन बी टाइम बी एडजस्टेड। मतलब टाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जब भी हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, और किस तरीके से हम टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, टाइम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मनी के पास टाइम वैल्यू है। अगर मैं आपको आज 1 रुपया दूं और एज कंपेयर टू 10 साल बाद मैं आपको 1 रुपया दूं, तो आप मेरे को यही कहोगे कि 1 ही रुपया तो देना है, आज ही दे दो। ठीक है, तो मनी आज जो आपको मिल रहा है ना, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या, आप इतनी सी बात तो लिख के नहीं आओगे, कुछ 4-5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो वो पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले अर्निंग कैपेसिटी ऑफ मनी। देखो, अगर आज आपको कोई पैसा रिसीव होता है ना, आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, और इसके बदले में फ्यूचर में आपको ज़्यादा अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। जैसे कि आप आज 5 रुपये में एक चॉकलेट खरीद सकते थे, ठीक है, लेकिन अगर आप 10 साल बाद देखो तो क्या आप 5 रुपये में एक चॉकलेट खरीद सकते हो? नहीं, उसके लिए आपको 10 रुपये चाहिए होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके पैसे की वैल्यू जो है वो घट गई है। ठीक है, नेक्स्ट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो, फ्यूचर में जो पैसा आता है ना, उसमें बहुत अनसर्टेनिटी एंड रिस्क है कि आए या ना आए, लेकिन जो इमीडिएटली कैश आ रहा है वो तो सर्टेन है कि भाई आएगा ही। तो इसीलिए लोग टाइम, मतलब अभी पैसे मिल रहे हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू फ्यूचर। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, एक अमाउंट जो इन्वेस्ट होता है एक प्रोजेक्ट में, वो दूसरे में नहीं हो सकता। ठीक है, और इसीलिए टाइम हेल्प करता है कंपेयर करने में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को। इसके अलावा जो हमारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक है, जैसे एनपीवी, आईआरआर, पे बैक पीरियड, आई होप आपने ये सारी टेक्निक्स कवर कर ली होंगी, उनमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट, इसमें पूछा गया था कि किस तरीके से हम टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो, टाइम को हम 2 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो होता है कंपाउंडिंग और दूसरा डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है और हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज कंपाउंडिंग। ठीक है, और डिस्काउंटिंग में क्या होता है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू दी होती है और हमें फ्यूचर की वैल्यू हमें फ्यूचर वैल्यू दी होती है और हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होती है। डिस्काउंटिंग में उल्टा होता है। ठीक है, और इसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि एनपीपी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सारी हम टेक्निक्स यूज करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि एमएनसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे इक्विटी शेयर दिया हुआ है हमें, जिसकी पार वैल्यू 100 है, फिर 12% प्रीफरेंस शेयर्स दिया है, 10% डिबेंचर्स दिया है। हमें बोला है कि इक्विटी शेयर जो इस टाइम पे मार्केट में चल रहा है वो 110 का चल रहा है, पार वैल्यू उसकी 100 है, और कंपनी जो है एक्सपेक्टेड डिविडेंड 15 रुपये डिक्लेयर करेगी, और ग्रोथ ऑफ डिविडेंड इज 8%। अब आपको ये तीनों चीज़ें देख के कुछ तो समझ आ रहा होगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट होगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो से जाके, प्लेलिस्ट अभी भी है, जाके ढंग से कॉन्सेप्ट पढ़ लो, जाके देख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर आना है। ठीक है, देन उसके बाद हमसे पूछा है कि टैक्स रेट आपको 40% एज्यूम करना है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, बुक वैल्यू से भी और मार्केट वैल्यू से भी। उसके बाद ये सेकंड पार्ट दिया है कि कंपनी वांट टू रेज एडिशनल टर्म लोन 20 लाख का 10% पे। अब उसके हिसाब से अगर टर्म लोन वो उठा लेता है तो हमें रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, मार्केट एज्यूमिंग अ मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटीज फॉलोइंग टू द 105। मतलब फिर से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा अगर लोन उठा लेते हैं, और जो मार्केट प्राइस है इक्विटी का अभी 110 था, अगर वो 105 हो जाता है तो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होगी। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस्ट में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 प्लस G। एंड व्हाट इज दिस D1, दिस इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड, P0 इज हमारा करंट मार्केट प्राइस एंड G इज अ ग्रोथ रेट। अब आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि हमें डिविडेंड एक्सपेक्टेड कितना था 15, हमारा मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 110, और ग्रोथ रेट दे रखा है 0.08, मतलब 8%। जब आप इसे टोटल को इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 21.64%, मतलब यही है आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स आपको डायरेक्टली यहाँ से ले लेनी है, दैट इज 12%।
डायरेक्टली लेनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। देन कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर की कॉस्ट 10% तो हो सकती थी, लेकिन हमें पता है कि डिबेंचर हमेशा टैक्स डिडक्टेबल होता है, तो अभी हमें टैक्स का एडजस्टमेंट इसके अंदर करना पड़ेगा। कैसे? देखो, हमारी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ये थी 10%, इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना था? 40%, तो ये कितना आ जाएगा? 10% इंटू 0.6। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6%। तो हमारे पास तीनों की कॉस्ट आ गई है। अब हमें निकालनी है बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू हमें दे रखी है ऑलरेडी, जो भी क्वेश्चन में आपको दी होती है वो जनरली बुक वैल्यू होती है। जैसे कि इक्विटी का अमाउंट ये दे रखा है, प्रीफरेंस का ये और डिबेंचर का ये। अब हमने ये वेट कैलकुलेट करे। अब मैम ये वेट कैसे कैलकुलेट हुए होंगे? तो वेट कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, जैसे मेरे को इक्विटी का वेट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगी, इक्विटी का अमाउंट ऊपर लिखूंगी, उसको डिवाइड कर दूंगी टोटल अमाउंट से। ये जो टोटल अमाउंट है ना, इससे मैं डिवाइड कर दूंगी। आप डिवाइड करके देखो, आपके पास यही आंसर आएगा। सिमिलरली इसको लिख के फिर टोटल से डिवाइड कर दूंगी, डिबेंचर को लिख के टोटल से डिवाइड कर दूंगी, तो आपके पास ये वेट आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि हम जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वेट की मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट से। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी कितनी आई थी? 21.64%। कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स इज 12% और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज 6%। ठीक है, तो हमने क्या करना है, बस वेट की मल्टीप्लाई कॉस्ट से करके और इसका सम कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है कि वेट से मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट की और आपका समीशन कर दिया, आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। लेकिन क्वेश्चन तो अभी यहाँ पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि अभी आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुक वैल्यू से निकाला है, अभी हमें मार्केट वैल्यू से भी कैलकुलेट करना है। अब मैम ये डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस ये है कि अभी आपने इक्विटी का अमाउंट किस पे निकाला है? ₹100 पे, इसी पे तो निकाला है ना, पार वैल्यू पे। क्वेश्चन में देखो एक बार, इक्विटी इतने शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। बट जब आप मार्केट वैल्यू पे निकालते हो तो आपको इन शेयर्स की मल्टीप्लाई पार वैल्यू से नहीं करनी, बल्कि जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे करनी है। मतलब इसकी मल्टीप्लाई आपको इससे करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू पे बस इतना ही डिफरेंस है कि आपको जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो निकालनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके। अब अगर आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चेंज हुई तो मतलब वेट भी चेंज हुआ होगा, तो आपको फिर से वेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जो ये आ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी सेम ही रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी वही रहेगी जो थी, और फिर से आपको वही चीज़ करनी है कि वेट की मल्टीप्लाई कॉस्ट से करके उसका समीशन कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा था कि हमने एडिशनल लोन उठा लिया है। ठीक है, और लोन के बाद जो हमारा मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस हमारा P0 ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो 110 से घटकर क्या हो गया है? 105 हो गया है। तो अभी हमें फिर से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा P0 चेंज हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट होती है? सेम फॉर्मूला, K इज इक्वल्स टू D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड P0 प्लस G। बाकी सब तो सेम है, बस यहाँ पे हमारा 105 आ जाएगा। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आएगा 22.29%। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ और था, क्या? हमारे पास था टर्म लोन। अब टर्म लोन की भी तो कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी ना, नया लोन। तो हमारा टर्म लोन है, लोन मतलब डेट है, तो हमारी कॉस्ट डेट की, मतलब डेट क्या, जैसे डिबेंचर की कॉस्ट निकलती थी ना, वैसे ही हमारी इसकी भी निकलेगी टर्म लोन की। किस तरीके से? जो भी कॉस्ट दे रखी है, जैसे 10% दे रखी है, तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6%। ओके, तो अब हम इसे अलग से चाहे करके दिखा दो, चाहे तुम इसमें डिबेंचर में ऐड कर सकते हो अगर कॉस्ट सेम है तो। ठीक है, मैंने यहाँ से अलग से करके दिखाई है ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहे। बस अब आपके पास सारा अमाउंट आ गया। ठीक है, सारा अमाउंट आपके पास आ गया, मार्केट वैल्यू पे हम निकाल रहे हैं, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई अब इसकी जो करंट मार्केट वैल्यू है उससे कर दी है, और हमारे पास टोटल कैपिटल आ गई है। अब रिवाइज्ड वेट, वेट कैसे निकलेगा? सिमिलरली वैसे 168 अपॉन 2280000 करके आप ना सारा वेट निकाल लोगे। तो जब आप वेट कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास इस तरीके से वेट आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई वेट की आपको कॉस्ट से कर देनी है और फिर उसका टोटल कर देना है, और आपके पास रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। आई होप आपको बहुत ढंग से समझ आ गया होगा कि कैसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे भी पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा, फिर भी यहाँ ये वीडियो ढंग से देख लिए ना, तो भी आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटेस्ट बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड इज गिवन बिलो। लेटेस्ट बैलेंस शीट दे रखी है एक्स लिमिटेड की। ठीक है, अब उसमें हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है कि मार्केट प्राइस जो है इक्विटी का वो 150 है, प्रीफरेंस का 100 है, डिबेंचर का 110 है, टैक्स रेट आपको दे रखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है।
अब हमसे पूछा है कि आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है बुक वैल्यू पे भी और मार्केट वैल्यू पे भी। देखो एक और क्वेश्चन मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लेके आई हूँ, और ये मैं क्यों लाई हूँ, क्योंकि देखो वहाँ पे जब टर्म लोन इंट्रोड्यूस हुआ था तो डिबेंचर की कॉस्ट और टर्म लोन की कॉस्ट 6% आ रही थी, सेम थी ना, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आएगी। इसी वजह से मैंने आपको ये बोला है कि अगर कोई अलग सी चीज़ आती है, लाइक अगर एडिशनल डिबेंचर है और वो भी दूसरी कॉस्ट पे आ रहे हैं, तो आप उसे अलग से कॉलम बना के लिख कर आओगे, उसी में ऐड करके मत लिख के आना, उससे तुम्हें बहुत कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में और तुम्हारा आंसर भी गलत आ सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, पहले तो आपको कॉस्ट ही निकालनी है सबकी। देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें डायरेक्टली दे दी है तो निकालने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स ऑलरेडी दे रखी है, निकालने की जरूरत नहीं। निकालनी किसकी है, डिबेंचर की और टर्म लोन की। कैसे निकलेगी, जो भी कॉस्ट है उसकी मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस टैक्स रेट से। टैक्स रेट कितना है 30%, तो 1 माइनस 0.30, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली 10% इंटू 1 माइनस 0.30, आपके पास दोनों की जो है वो कॉस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने निकाली है डायरेक्टली प्रीफरेंस शेयर्स की 9% आ गई है, सिमिलरली यहाँ पे टैक्स रेट करके 9.10% आ गई है, और कॉस्ट ऑफ द टर्म लोन आपकी 7% आ गई है। अब पहले हम निकाल रहे हैं बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू पे निकालने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो भी अमाउंट यहाँ पे दे रखा है उसी को टोटल ले लेंगे, ठीक है। तो हमने यहीं पे जो अमाउंट दे रखा था उसी को ले लिया और वेट कैलकुलेट कर लिया, और इसकी मल्टीप्लाई फिर हमने कॉस्ट से कर दी, जो हमने अभी कॉस्ट ऊपर कैलकुलेट करी थी, और हमारे पास डायरेक्टली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये आ जाएगी, ठीक है। अब मूविंग टू द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना अलग से हमें मार्केट प्राइस दे रखा है इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर का 150 है, इसका मतलब क्या है कि हमें 30,000 शेयर्स को 150 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रीफरेंस शेयर्स की बुक वैल्यू सेम ही है, मार्केट वैल्यू भी सेम ही है, तो प्रीफरेंस शेयर्स हम इतने ही लिख लेंगे। यहाँ पे डिबेंचर की वैल्यू भी चेंज है, तो ये फेस वैल्यू 100 है, टोटल ये है। इसका मतलब क्या है कि 8000 डिवाइड बाय 100, इतने हमारे शेयर्स हुए होंगे 8000, उसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे जो इसकी मार्केट वैल्यू है 110 से, ठीक है। तो फिर हमारा अमाउंट कैलकुलेट होगा। टर्म लोन की वैल्यू इतनी है जितनी दे रखी है। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक बार टेबल, तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। इक्विटी शेयर्स की हमने मल्टीप्लाई कर दी 150 से, तो हमारे पास ये अमाउंट आया 30,000 की मल्टीप्लाई 150 से। प्रीफरेंस शेयर्स सेम ही रहा है, डिबेंचर्स की मल्टीप्लाई हमने 110 से करी है, ठीक है। 8,000 शेयर्स हमने निकाल लिए थे, उसकी मल्टीप्लाई हमने 110 से कर दी, ये अमाउंट आ गया। टर्म लोन की वैल्यू सेम ही है, हमने दोबारा वेट कैलकुलेट कर लिए, कॉस्ट हमारी सेम ही रहेगी, तो वेट की मल्टीप्लाई कॉस्ट से करके टोटल आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। नाउ मूविंग टू द थ्योरी क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन ब्रीफली द वेट दैट कैन टेक इनटू कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन से वेट आप ले सकते हो जब आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हो। तो अभी तो तुमने पढ़ा, एक तो बुक वैल्यू पे वेट ले सकते हो और दूसरा किस पे, मार्केट वैल्यू पे ले सकते हो, ठीक है। तो यही चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। दूसरा बोला है वाई आर मार्केट वैल्यू वेट कंसिडर्ड सुपीरियर टू द बुक वैल्यू। अब इस चीज का भी आंसर देखते हैं। वेट इन कंप्यूटिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहला बुक वैल्यू वेट आप ले सकते हो क्योंकि इजी टू कैलकुलेट है और डेटा अकाउंटिंग रिकॉर्ड में आपको एकदम मिल जाता है, लेकिन ये बेस्ड होता है हिस्टोरिकल वैल्यू पे और करंट मार्केट कंडीशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता। मार्केट वैल्यू पे ले सकते हो क्योंकि मार्केट वैल्यू करंट मार्केट इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन दिखाता है और ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ कैपिटल दिखाता है। अब मार्केट वैल्यू को क्यों कंसीडर करा गया है, क्योंकि करंट इकोनॉमिक रियलिटी दिखा रहा होता है कि मार्केट वैल्यू आपको करंट वर्थ कितनी है सिक्योरिटी की, वो चीज़ प्रेजेंट कर रहा होता है। इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन को दिखा रहा होता है कि कितना मिनिमम रेट जो है इन्वेस्टर्स चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे। उसके अलावा कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। एक्यूरेट मेजरमेंट करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंसिस्टेंसी शो करता है, ठीक है। इस तरीके से थ्योरी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो ये थ्योरी क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जैसे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया था कि आपको एनपीवी, ठीक है, आपको पे बैक पीरियड और ये सारे जो मेथड्स है ये अच्छे से करना है, खासकर एनपीवी। तो उसी का एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपको कैश फ्लो दे रखा है 3 प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट ए, बी और सी, ठीक है। ये दे रखा है प्रोजेक्ट ए में सिर्फ इतने 1 लाख रुपये आए हैं, प्रोजेक्ट बी में 60,000 65,000, इस तरीके से दे रखा है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि आपको रैंक करना है इन प्रोजेक्ट को बेस ऑफ पे बैक पीरियड, ARR और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखो तीनों मेथड से आपको तीनों प्रोजेक्ट को रैंक करना है। तो देखो पहला पे बैक पीरियड देखते हैं। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, A + B/C। ए मतलब
कहाँ तक का अमाउंट हमारा मिल गया है वो ईयर, बी मतलब कितना रह गया है डिवाइड बाय उस ईयर का टोटल अमाउंट। मैम ये तो कुछ भी समझ है, देखो अभी क्वेश्चन करेंगे समझ आएगा। मूविंग टू द पे बैक पीरियड, ठीक है। पे बैक पीरियड में जो आपका पहला प्रोजेक्ट है उसका सिर्फ कितना अमाउंट आया है, 1 लाख, ठीक है, सिर्फ 1 लाख। तो 1 लाख का आपका अमाउंट गया था, ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये आपका 1 लाख का अमाउंट गया था और 1 लाख का ही अमाउंट आपका पे बैक हो गया। कितने साल में हुआ, 1 साल में। तो मतलब इसका पे बैक पीरियड हो गया 1 ईयर। डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि 1 साल इसका पे बैक पीरियड हो गया। नाउ अगर हम प्रोजेक्ट बी का देखते हैं तो प्रोजेक्ट बी की हमें ना क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे, देखो आपको कैश फ्लो लिखना है, इस तरीके से टेबल बनानी है, ठीक है। ईयर्स लिखने हैं, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो लिखना है और कैश इनफ्लो। पहले ईयर में 60,000 आया, तो पहले साल में टोटल कितना था, 60,000। दूसरे साल में आया 65,000, तो दूसरे साल का टोटल कितना होगा, एक तो 60,000 और 65, टोटल हो गया 125, ठीक है। अब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1 लाख, ठीक है। तो आपके पहले साल में आपको कितनी मिल गई है, 60,000 मिल गई, तो कितनी रह गई, 40,000। 40,000 आपको दूसरे साल में पहले और दूसरे साल के बीच में मिली है, लेकिन कितने टाइम पीरियड में मिली है वो तो नहीं पता चल रहा ना। तो आप क्या करोगे, जो अमाउंट बच गया, ये 40,000 बचा, इसे डिवाइड कर दोगे सेकेंड ईयर में जितना टोटल अमाउंट आया उससे। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.62। तो आपका टोटल पे बैक पीरियड कितना हो गया, एक तो 1 साल प्लस 0.62 मतलब 1.62 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझो, सी वाले में देखो, आपके पहले साल में 15,000 आया था, वो लिख दिया। दूसरे साल में क्यूमुलेटिव करके 15 + 30 45,000। तीसरे साल में फिर टोटल 45 + 75 1,20,000 हो गया, ठीक है, इतना आ गया। अब आपका टोटल अमाउंट कितना था, 1 लाख आपका टोटल अमाउंट था, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ तक सेकेंड ईयर तक आपके पास 45,000 आ गया, ठीक है, लेकिन थर्ड ईयर में ज़्यादा बैठ रहा है। तो आप 45,000 को माइनस करके देख लो कि कितना बच गया। 55,000 अभी आपका रह गया, तो वो कहीं दूसरे से तीसरे साल के बीच में आपको मिला होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, 2 को तो आप एज इट इज़ लिख लोगे और फिर उसके बाद 55,000 को आप डिवाइड कर लोगे किससे, ये 75,000 से। ध्यान रखना, इससे डिवाइड नहीं करना, इससे डिवाइड करना है। 75,000 से जब आप डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आएगा 2.73 ईयर्स, और यही आपका पे बैक पीरियड है। अब आपको इसे रैंक करना है। रैंक कैसे करेंगे, जिसने सबसे कम टाइम लिया, ए प्रोजेक्ट ने सबसे कम टाइम लिया तो उसकी रैंक सबसे ऊपर, फिर उसके बाद जिसने उससे ज़्यादा लिया बी प्रोजेक्ट ने तो उसको नीचे, और फिर इसने सबसे ज़्यादा लिया तो इसको सबसे ही नीचे रख दिया, थर्ड पे। अब आपको पे बैक पीरियड पूरा समझ आ गया होगा, मैंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ टू सॉल्व द पे बैक पीरियड। नाउ मूविंग टू द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR मेथड। ARR मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। देखो पहले साल की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, पहले साल की ले लो, तीनों साल की इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख ही थी, ठीक है। तो उसका एवरेज करेंगे मतलब डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई 50,000, एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ गया कितना, 50,000। अब हमें हर साल का बस एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो आपको पता है कि कैश फ्लो दे रखा है, कैश फ्लो के अंदर क्या होता है कि डेप्रीसिएशन को हम ऐड कर देते हैं, तब हमारा ये आया होता है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट के अंदर हमेशा डेप्रीसिएशन माइनस होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैश फ्लो में से डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप डेप्रीसिएशन माइनस करोगे तो डेप्रीसिएशन आपका कितना होगा, डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसे लेते हो आप, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ लाइफ, प्रोजेक्ट की कितनी नंबर ऑफ लाइफ है, ठीक है, नंबर ऑफ लाइफ ईयर्स इन लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1 लाख, नंबर ऑफ टाइम कितना हो गया प्रोजेक्ट का, 1 ही साल तो हुआ है, बस 1 साल, तो मतलब टोटल डेप्रीसिएशन 1 लाख। अब कैश फ्लो आया आपका 1 लाख, उसमें से आप डेप्रीसिएशन माइनस करोगे 1 लाख, तो प्रॉफिट तो 0 हो गया, तो मतलब पहले वाले प्रोजेक्ट का ARR आपका 0% हो गया। अब मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अब देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट तो सभी की 50,000 है, कैश फ्लो कितना आया था, 1,25,000, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, डेप्रीसिएशन को माइनस कर दो, टोटल आपका प्रॉफिट आ गया 25,000, ठीक है। अब आपका ये जो टोटल प्रॉफिट है इसको आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज के लिए क्या करोगे, आपका जो टोटल प्रॉफिट है उसको डिवाइड बाय 2 करोगे, तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब नाउ पुटिंग इट टू द फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटू 100। तो जब आपने ये किया आपका आ गया 25%, और सिमिलरली आपको सी का कैलकुलेट कर लेना है।
तो अब आप रैंक कर सकते हो प्रोजेक्ट को कि कितना किसका सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, बी का है, ठीक है 25%, तो उसको सबसे ऊपर रखोगे, फिर सी और फिर ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मैथड दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैथड। गाइस देखो इट्स एन हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि यहाँ पे ना आपको ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना होता है वो खुद से निकालना होता है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का, मैंने जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो कराई है उसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको खुद से हिट एंड ट्रायल बेसिस पे कोई भी रेट लेना होता है और फिर एनपीवी कैलकुलेट करनी होती है। एक एनपीवी आपकी पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव आती है, और फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है इंटरपोलेशन का। प्रोजेक्ट का इनफ्लो आपका सिर्फ 1 लाख था तो आईआर डायरेक्टली 0% हो जाएगा। देन उसके बाद जब आप दूसरे का कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो पहले आपने इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कैलकुलेट कर ली, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू जब आप निकालोगे, मतलब इसमें से आप जो 1 लाख है उसको माइनस करोगे तभी आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी, तो वो पॉजिटिव आ गई। अभी आपने 10% पे निकाली थी, फिर आप खुद से ही लगोगे कि 10% पे अगर इतनी पॉजिटिव आ रही है तो कितना हम रेट ले सकते हैं। तो आपने खुद के हिसाब से 20% आपने डिस्काउंट रेट ले लिया और उस पर जब आपने एनपीवी निकाली तो ये नेगेटिव आ गई। अब आपको क्या करना है, बस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ाया था, और आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपको प्रोजेक्ट सी के लिए करना है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ है what are the similarity and dissimilarity between the net present value and internal rate of return, which of two method will you prefer when there are different ranking proposal। आपको पहले तो बताना है कि सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, फिर उसके बाद बताना है कि कौन सा मेथड आप प्रीफर करोगे अगर डिफरेंट रैंकिंग होगी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की। तो सिमिलैरिटी क्या है, देखो दोनों ही डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे काम करती है, कैश फ्लो को ही यूज करती है, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को यूज नहीं करती। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को इवोल्यूशन के लिए यूज करी जाती है दोनों टेक्निक, लॉन्ग टर्म डिसीजन टूल है ये, और इनका वेल्थ होता है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। डिसिमिलैरिटीज क्या है कि एनपीवी एब्सोल्यूट मीजर है प्रॉफिटेबिलिटी का, बट आईआरआर परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न है। एनपीवी में क्या होता है कि अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है तब आप इसे एक्सेप्ट करते हो, बट आईआरआर में क्या होता है कि आईआर ग्रेटर देन 0 है, आईआरआर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तब आप इसे एक्सेप्ट करते हो। यहाँ पे माना जाता है कि जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आपको आया है वो आप री इन्वेस्ट करते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, लेकिन यहाँ माना जाता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आपका आ रहा है उसे आप फिर से इन्वेस्ट कर रहे हो आईआरआर पे। ये साइज ऑफ प्रोजेक्ट को देखता है, ये साइज ऑफ प्रोजेक्ट को इग्नोर कर देता है, ठीक है। यहाँ पे एनपीवी अगर मल्टीपल सॉल्यूशंस भी होते हैं तो भी एनपीवी सिर्फ एक रिजल्ट देता है, बट आईआरआर आपको मल्टीपल आईआरआर दे देता है। और रैंकिंग कॉन्फ्लिक्शन, यहाँ पे अगर रैंकिंग कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि मतलब आईआरआर कोई और सी रैंक दे रहा है, एनपीवी ज़्यादा कोई और सी रैंक दे रहा है, तो आपको बात एनपीवी की माननी है, आईआरआर की नहीं माननी, ठीक है। तो ये यहीं पे आपका दूसरा आंसर भी मिल गया कि आपको एनपीवी को ही कंसिडर करना है जब आपका कोई भी डिफरेंस आ रहा हो रैंकिंग में, ठीक है। और क्यों करना है ये यहाँ पे इनके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने रीजन लिखे हैं, आप पढ़ सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द गिवन डेटा प्रूफ एज पर मोदलानी मिलर अप्रोच दैट डिविडेंड पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। इस डेटा के बेसिस पे आपको ये बताना है कि मोदलानी मिलर अप्रोच ने जैसे कहा था कि डिविडेंड पेमेंट से वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को आपको प्रूव करना है इस डेटा के बेसिस पे। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर दे रखा है, अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग दे रखा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया है, एक्सपेक्टेड नेट इनकम दी है और नेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट दी है। देखो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें करंट मार्केट प्राइस अपना निकालना पड़ेगा, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस हमें निकालने के लिए सिंपल क्या करना है कि हमें पता है करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू ईपीएस अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये एक फॉर्मूला होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ईपीएस आपका कितना दे रखा है क्वेश्चन में 20, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको ऑलरेडी दे रखी है 12%। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे आपके पास जो करंट मार्केट प्राइस आ जाएगा ₹166.67 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका ना एक फॉर्मूला होता है ये वाला, ये फॉर्मूला हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का होता है। मोदलानी मिलर अप्रोच ने ये फॉर्मूला दिया था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप इस तरीके से निकाल सकते हो, करंट मार्केट प्राइस, मतलब इस फॉर्मूले को एडजस्ट करके आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकाल सकते हो, करंट मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हो। अब हमारे पास करंट मार्केट प्राइस तो आ गया, लेकिन अब हमें क्या निकालना है कि हमें अब केस कंसिडर्ड करने, केस कंसिडर्ड मतलब केस वन में हमने क्या लिया कि मान लो कंपनी ने डिविडेंड पे करा है, तो अगर कंपनी ने डिविडेंड पे करा है तो उसके बाद उसके मार्केट प्राइस में कितना चेंज आया, पहले कितना था 166.67 जो हमने कैलकुलेट किया, अब अगर डिविडेंड पे कर दिया तो मार्केट प्राइस कितना चेंज आया वो देख लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हमारा जो फॉर्मूला था P0 इज इक्वल्स टू D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड प्लस P1 हमारा
जो अब मार्केट प्राइस होने वाला है डिविडेंड पे करने के बाद 1+KE, इसी वाले फॉर्मूले को यूज़ करके हमने यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो मार्केट प्राइस है डिविडेंड पे करने के बाद एट द एंड ऑफ ईयर वो निकाल लिया। तो हमारा मार्केट प्राइस कितना हो गया 176.67। ठीक है, अब देखो हमने कितना डिविडेंड पे कर दिया है, 10 रुपये का हमने डिविडेंड पे किया। टोटल शेयर कितने थे 40,000, तो इसका मतलब हमने टोटल 4 लाख का डिविडेंड पे कर दिया। अब मैं कहूँ कि हमारे पास रिटेन अर्निंग कितनी बची, देखो टोटल अर्निंग कितनी थी, रिटेन अर्निंग जो हमें दी हुई थी एक्सपेक्टेड नेट इनकम ये थी 4 लाख की। ठीक है, और 4 लाख का ही हमने डिविडेंड पे कर दिया, तो अब हमारे पास रिटेन अर्निंग कितनी बची 0, क्योंकि नेट इनकम जितनी थी सारी की सारी हमने डिविडेंड में पे कर दी। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन ने कहा है कि हमें नई इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी 8 लाख की। अब हमारे पास कोई रिटेन अर्निंग है ही नहीं, इसका मतलब पूरे 8 लाख का 8 लाख हमें बाहर से उठाना पड़ेगा शेयर्स को इशू करके। अब अगर हमें 8 लाख जो है वो एज अ अमाउंट चाहिए और शेयर्स इशू करके चाहिए, तो हमने कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, एक शेयर की वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे। एक शेयर की वैल्यू क्या है, अभी हमने देखा 176 करके कुछ आई हुई है। ठीक है, देखते हैं फिर से सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो हमारे पास जो एक शेयर की वैल्यू है दैट इज 176.67। अब हमें नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे, तो हम 8 लाख को डिवाइड कर देंगे एक शेयर की वैल्यू से, हमें पता चल जाएगा कि कितने शेयर हमें इशू करने हैं। हमें इतने नए शेयर इशू करने हैं। अब अगर हम एट द एंड फर्म की वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेगी, जो टोटल हमारे शेयर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे उनके मार्केट प्राइस से। ओल्ड शेयर कितने थे 40,000, नए शेयर कितने इशू करे हमने इतने, ऐड कर दिया। ठीक है, उन ऐड करने के बाद हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी जो मार्केट की वैल्यू है दैट इज 176.67। तो ये हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यू आ गई फर्म की उस केस में जहां डिविडेंड पे करा है। अब हम केस सेकंड कंसीडर करते हैं जहां हमने डिविडेंड पे नहीं करा है। अब देखो ऑलरेडी हमें P0 पता है जो हमने ऊपर निकाल ली थी दैट इज 66.67। ठीक है, अब हम फिर से निकालेंगे कि अगर हमने डिविडेंड पे नहीं करा तब हमारी एट द एंड मार्केट वैल्यू कितनी है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन तुम्हें पता है कि इस फॉर्मूले में हमारा डिविडेंड नहीं है। ठीक है, डिविडेंड हमने पे नहीं करा तो हमारे फॉर्मूले थोड़ा सा चेंज आएगा बस। ठीक है, और उसके बाद जब हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गई। अब इसमें हमने क्या किया, डिविडेंड पे नहीं करा, इसका मतलब जो हमारी पूरी 4 लाख की अर्निंग थी वो हमारे पास एज अ रिटेन अर्निंग बची हुई है। अब हमें 8 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 8 लाख में से 4 लाख हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हमें सिर्फ 4 लाख इशू करने पड़ेंगे, है ना। और 4 लाख के लिए अगर हमें 4 लाख रुपए एज एन इक्विटी शेयर उठाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा 186.67 से। हमारे पास कितना आ जाएगा अमाउंट कि कितने नंबर ऑफ शेयर हमें इशू करने हैं, तो हमें इतने नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे। और वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से जो टोटल शेयर है उनको पहले ऐड करेंगे हमारे ओल्ड शेयर प्लस न्यू शेयर, उसकी मल्टीप्लाई जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है उससे कर देंगे दैट इज 186। तो आप देखोगे कि आपकी अप्रॉक्स वैल्यू जहां आपने डिविडेंड पे नहीं करा है वहां भी सेम ही आ रही है, और यही चीज़ आपको शो करके आनी है मॉग्लानी मिलर अप्रोच से। ठीक है, यही आपको बस इस तरीके से पूरा एक बार कैलकुलेट करनी है जब डिविडेंड पे किया है, एक बार कैलकुलेट करनी है डिविडेंड नहीं पे किया। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसके, कौन कौन से फॉर्मूले, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला जहाँ पे हमने ये EPS कैलकुलेट किया था दिस। ये दो फॉर्मूले याद रखना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, इस एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, देखो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है कि कंपनी रेगुलर और कंसिस्टेंट डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक। ठीक है, शॉर्ट टाइम में उनकी अर्निंग कितनी फ्लक्चुएट हो रही हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या करते हैं वो सेम ही डिविडेंड पे करते हैं और रेगुलरली पे करते हैं, इससे स्टेबिलिटी बनी रहती है डिविडेंड पेमेंट में। ठीक है, और फॉर्म ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है कि या तो आप कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर दे दो, मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड दो हर साल, या फिर कांस्टेंट पे आउट रेशियो रखो, मतलब जो कि आपकी अर्निंग आ रही है उसके फिक्स परसेंटेज आप एज अ डिविडेंड दे दो, या फिर स्टेबल डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड दे दो जब आपका हायर प्रॉफिट हो रहा है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई हर साल मेरे को इतना पैसा तो मिलना ही है, रेगुलर इनकम आएगी शेयर होल्डर्स की जो डिविडेंड पे डिपेंड है, कंपनी की इमेज पॉजिटिव जाएगी कि भाई कंपनी बहुत बढ़िया है, स्टेबल डिविडेंड देती है, तो आप इस पर ट्रस्ट करके पैसा लगा सकते हो। देन मार्केट अनसर्टेनिटी में रिडक्शन आएगा। देन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो स्टेबल डिविडेंड चाहते हैं, उन्हें एकदम से अप एंड डाउन पसंद नहीं होते, वो भी आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। देन एफिशिएंट फाइनेंशियल प्लानिंग, अब लॉन्ग टर्म में आप फाइनेंशियल प्लानिंग और कैश मैनेजमेंट ढंग से कर पाएंगे, ये सारे फायदे होते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है कि XYZ लिमिटेड प्लान टू सेल अ 50,000 यूनिट इन ईयर 2024, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
पर यूनिट जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, जो भी गुड सोल्ड होगा उसकी पर यूनिट कॉस्ट आपको यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि रॉ मटेरियल जो आपको स्टॉक में रखना है वो 2 महीने का रखना है, वर्क इन प्रोग्रेस 1 महीने की, फिनिश्ड गुड्स वेयर हाउस में आधे महीने के रहने चाहिए, और डेटर 1 मंथ का क्रेडिट आपने उन्हें दे रखा है। मंथली सेल लेवल जो है 50,000 यूनिट है। डिजायर्ड कैश बैलेंस 5% आपको ग्रॉस कैपिटल का रखना है। वर्क इन प्रोग्रेस कितनी है? 25% ऑफ कंप्लीटेड रेस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब आपको करना क्या है, आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है। देखो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमने अपना पूरा टोटल हिसाब बना लिया, टोटल कॉस्ट बना ली। टोटल कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी थी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इतनी थी, सारी ऐड करके हमारी 300 रुपये की कॉस्ट आ गई। और मंथली कॉस्ट कैसे आ जाएगी, आपकी जो यूनिट है ये इससे मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट की, आपकी मंथली टोटल कॉस्ट आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें करंट एसेट कितनी रखनी है उसका एस्टिमेशन निकालना है। जैसे कि हमारा मंथली रॉ मटेरियल हमें कितना चाहिए था, मंथली रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी 10 लाख, लेकिन हमें 2 महीने का रॉ मटेरियल अपने पास चाहिए, तो इसका मतलब हमें 20 लाख रुपए चाहिए होंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारा वर्क इन प्रोग्रेस कितना था, वर्क इन प्रोग्रेस हमारा होता है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। देखो रॉ मटेरियल का तो 100% ही होता है हमेशा, और क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा कुछ मेंशन किया है ना तो उसको भी ले लेते हैं। तो रॉ मटेरियल 100% प्लस 25% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो आपकी जो वर्क इन प्रोग्रेस एक्सपेंस होगी वो इतनी हो जाएगी, मतलब इतना अमाउंट हमें वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री के लिए चाहिए। देन फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री कितनी थी, आधे मंथ की हमें फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री चाहिए। अब फिनिश्ड गुड्स को ना वैल्यू किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ कैलकुलेट हुई गाइस, ये देखो, ये जो कॉस्ट आई है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो इसकी मल्टीप्लाई आप 0.5 से करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई आपने 0.5 से करनी है और आपके पास अमाउंट आ जाएगा। डेटर का क्या था कि डेटर आपको 1 मंथ क्रेडिट पे चाहिए थे, 1 मंथ क्रेडिट पे मतलब टोटल कॉस्ट आपकी आएगी 15 लाख। ठीक है, देन उसके बाद हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में ना कैश भी आता है, क्योंकि कैश भी हमें एज अ रिजर्व रखनी है, बट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बिफोर कैश निकालेंगे। टोटल आ गया, सब टोटल आ गया, लेकिन ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे, हम ये मानेंगे कि लेट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक्स है और एक्स का 5% हमें एज अ कैश रिजर्व रखना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास टोटल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की वैल्यू क्या हो गई, फिर एक्स हमारा टोटल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये जो सब टोटल हमारे पास आया था वो, प्लस 0.05% ऑफ द 0. ये हमारा कैश का अमाउंट हो गया। ठीक है, ये हमारी टोटल वैल्यू है, ये हमने इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे और फिर आपके पास टोटल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, ये क्यों किया हमने, क्योंकि देखो जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है ना उसे निकालने के लिए हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है। कैश ऐड होता है तब आता है, लेकिन कैश ने तो खुद कह दिया कि कैश कितना है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का 5%। अब जब तक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल नहीं आ रही कैश कैसे निकलेगा, और जब तक कैश नहीं होगा तब तक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी। आई होप तुम्हें बात समझ आई होगी। ठीक है, नाउ आपका फाइनल आंसर आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका फिर से एक थ्योरी क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ बोनस इशू ऑन अर्निंग पर शेयर एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। देखो बोनस इशू क्या होता है, बोनस इशू का मतलब है कि एडिशनल इक्विटी शेयर जो है वो इशू किया जाता है टू द एग्जिस्टिंग शोल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, जितनी उनकी होल्डिंग है उस हिसाब से उसके प्रोपोर्शन में उनको फ्री में दिया जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे फ़ायदे से पहले देख लेते हैं कि बोनस शेयर का क्या फ़र्क पड़ता है ईपीएस पे। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब आपने जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और बढ़ा दिए, क्यों, क्योंकि आपने बोनस इशू कर दिया तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ गया, तो आपका जो ईपीएस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इससे मार्केट प्राइस पे क्या फर्क पड़ता है कि लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि लोअर शेयर प्राइस मेक शेयर मोर अफोर्डेबल और पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है रिगार्डिंग योर कंपनी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो द थ्योरी क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएट विद द लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। देखो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या है कि आपने पहले तो, ये है चिंटू और ये है मिंटू, चिंटू मिंटू को उधार दे रहा था। पहले तो इसने बोला कि सिर्फ 1 महीने का ही उधार चलेगा, लेकिन लिबरल क्रेडिट पॉलिसी के अंदर इसने क्या किया कि अब ये 2 से 3 महीने का उसे उधार दे रहा है कि चल तू 3 महीने बाद पैसे दे दियो कोई बात नहीं।
दिस इज कॉल्ड लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी में ईजी और फ्लेक्सिबल क्रेडिट टर्म होती है कस्टमर के लिए, और लॉन्गर क्रेडिट पीरियड होता है, रिलैक्स क्रेडिट स्टैंडर्ड होते हैं। इससे क्या होती है कि आपकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाती है, क्योंकि पहले जो था चिंटू सोच रहा था कि यार 1 महीने में पैसे देने हैं, आप कैसे दे पाऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद उसे पता चला कि 3 महीने में देने हैं, तो उसने ज़्यादा सामान खरीद लिया कि 3 महीने में तो दे ही दूंगा। इससे कस्टमर बेस भी बढ़ता है, ठीक है, नए कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। कैसे, अगर आप लिबरल क्रेडिट दे रहे हो तो इससे क्या होगा, कॉम्पिटिटर आपका सिर्फ 1 महीने का उधार दे रहा है, आपने 3 महीने का उधार दिया, तो अब सारे कस्टमर आपकी तरफ आएंगे कि हाँ भाई ये बढ़िया इंसान है, इसी से सामान खरीदो। देन उसके बाद आपकी जो कैपेसिटी है उसकी बेटर यूटिलाइजेशन होगी और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा एक पॉइंट तक। कॉस्ट क्या है लिबरल क्रेडिट पॉलिसी की? अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप लिबरल क्रेडिट पॉलिसी दे रहे हो तो सिर्फ आपका फायदा भी होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, क्योंकि पहले तो 1 महीने में पैसा वापस आ रहा था, फिर आप इसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब तो 2 से 3 महीने में पैसा वापस आएगा, अब कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अब आपको इन्वेस्ट कहीं करना है तो आपको फिर से पैसा लगाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, आपका बेड डेट इंक्रीज हो जाएगा। हो सकता है कि लोग पैसा ना दें, आपका ज़रूरी थोड़ी है पैसा दे, सब ईमानदार थोड़ी होते हैं। देन उसके बाद हायर कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगी आपकी, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे क्रेडिट को इवल्यूट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, कलेक्शन के लिए। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आएगा। कैसे? क्योंकि अगर 1 महीने में पैसा आता तो कहीं और इन्वेस्ट कर देते, उससे आपका इंटरेस्ट आता, लेकिन अब तो पैसा 3 महीने में आ रहा है तो 2 महीने का इंटरेस्ट तो गया है ना। देन लिक्विडिटी का रिस्क है, एक्सेसिव क्रेडिट में रिस्ट्रेन अ फर्म कैश पोजीशन कम कर देता है, इसकी लिक्विडिटी पे अफेक्ट करता है। देन नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। देखो, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो डे टू डे के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका जो बिजनेस है, मतलब अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, ठीक है, लेकिन अगर आपका सर्विस फर्म है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की होगी। देन साइज ऑफ बिजनेस, अगर बड़ा है तो मतलब क्या है कि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। प्रोडक्शन साइकिल अगर आपकी लंबी है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। क्रेडिट पॉलिसी अगर लिबरल है तो ऑफकोर्स पैसा ज़्यादा चाहिए होगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट लेवल आपका ढंग से नहीं हो रखा, आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री अपनी बढ़ा के रखते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी। देन क्रेडिट टर्म फ्रॉम द सप्लायर, अगर सप्लायर ने आपको लॉन्गर क्रेडिट पीरियड दे रखा है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी, क्योंकि आपको सप्लायर को बहुत टाइम बाद पैसा देना है, इतने टाइम में तो हो सकता है कि जिससे आपको पैसा मिलना था वो मिल जाए, ठीक है। सीजनल वेरिएशन, अगर फर्म जो है वो सीजनल वेरिएशन फेस करता है, लाइक अगर विंटर्स चल रहे हैं, ठीक है, तो विंटर्स के टाइम पे किसी जो फर्म होता है जो वुलन कपड़े बनाता है उससे उस टाइम पे ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, क्योंकि विंटर्स में ज़्यादा डिमांड रहती है, और उसके बाद जब गर्मियाँ आ जाएंगी तब उसे कम पैसा चाहिए होगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी के साथ आपकी वीडियो होती है खत्म। और अगर आपको इस PDF, ये जो PDF मैंने पढ़ाई है इस वीडियो में, अगर ये PDF चाहिए तो ये आपको अवेलेबल होगी, गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF परचेस कर सकते हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट। वहाँ पे प्राइस भी लिखा होगा नेम के साथ कि ये PDF है, इसका इतना प्राइस है, आप पे करके और इसे ले सकते हो। सो थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके लिख सकते हो, टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो। तो थैंक यू, अच्छे से पढ़ना और आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा